हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट्स की। तो बेसिकली इस क्लास में हम ये देखेंगे कि सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं, कौन-कौन से डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल्स क्या होते हैं, कौन-कौन से अलग-अलग तरह की क्लोज पैकिंग है और कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो हमने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ रखी हैं जैसे कि कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म। तो ये सब कुछ आज हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सॉलिड मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम के अंदर जानने की कोशिश करें। और इस क्लास के लिए जो मैंने नोट्स लिए हैं, जिन नोट्स को मैंने रेफर किया है, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हैं, जो कि मुझे काफ़ी सिंपल, शॉर्ट एंड एनसीईआरटी को कवर करने वाले लगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनकी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड आप सभी जानते हैं, ये वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। कि स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही पास-पास में होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं। अब हम बात करें सॉलिड मटेरियल्स जो है वो कैसे-कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इनका डेफिनिट मास होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जिस मोबाइल या जिस लैपटॉप पे आप ये पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सॉलिड मटेरियल का ही एग्जांपल है। उसके अलावा ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, इनका एक प्रॉपर शेप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रांग होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, यानी कि गैप्स या वॉइड्स जो है उनके लिए ज्यादा जगह नहीं होती है सॉलिड मटेरियल में। पर ये कहना कि वहां पे वॉइड्स होते ही नहीं है तो ये भी गलत है। आगे जाके आप पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे जिसमें आप देखोगे चाहे कितनी भी पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग हो तो भी कुछ ना कुछ वाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो होते हैं स्पेसेस लेकिन काफी कम होते हैं। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है क्योंकि गैप तो है नहीं तो इसलिए पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं मेन पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बेसिस पे उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही रेगुलरली और ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, तभी इनका जो शेप होता है ना बहुत ही आपको एक ही जैसा दिखेगा और बहुत ही रिजिड शेप होता है। जबकि अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की तो इनके अंदर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। हालाँकि ये भी रिजिड होते हैं, इनका भी एक अपना प्रॉपर शेप होता है बट इनको हम बहुत ईज़िली फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम जैसे-तैसे टेम्परेचर को या कुछ चेंजेस करके हम इनका शेप बदल सकते हैं या फिर वो खुद ही टाइम के साथ में अलग शेप ले लेते हैं। तो ये है आपके कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जहाँ पे आपको अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर और प्रॉपर दिख रहा होगा, जबकि ये है अमॉर्फस सॉलिड जहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, हालाँकि पैकिंग क्लोज है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि इनके अंदर जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो बहुत ही डेफिनिट होता है, जिस भी तरह का शेप होगा बहुत डेफिनिट होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए होगा। यानी कि काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक आपको एक ही जैसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, कोई भी इसके अंदर इर्रेगुलरिटी नहीं देखने को मिलेगी। इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक-दूसरे के बहुत क्लोज हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा इनका नेचर एनिसोट्रॉपिक होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिसोट्रॉपिक नेचर के हैं, इसका मतलब इनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो अगर आप अलग-अलग डायरेक्शंस में देखोगे तो आपको अलग-अलग दिखाई देंगी। क्योंकि अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर है तो थ्री डायमेंशनल वे में अगर आप देखोगे तो आपको अलग-अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी हर डायरेक्शन में। उसके अलावा जो हीट ऑफ फ्यूजन है उनका डेफिनेट होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके अलावा इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं क्योंकि इनका बिल्कुल सॉलिड जैसा ही बिहेवियर है इस वजह से। अगर इनको हमें काटना हो तो काटते वक़्त हमें बहुत ही स्मूथ और प्लेन सरफेसेस मिलते हैं कटने के बाद में। अगेन रीज़न जो है वो इनका क्लोज़ पैकिंग है और रेगुलर पैकिंग है। तो ये है इनकी एनिसोट्रॉपिक नेचर। आप देख रहे हो कि अलग-अलग डायरेक्शंस में आपको क्योंकि अलग-अलग पार्टिकल्स प्रेज़ेंट हैं, इस वजह से प्रॉपर्टीज़ बदलती हुई नज़र आएँगी। उसके बाद में एक टर्म आती है पॉलीमॉर्फ्स या फिर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। ये वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो छोटे-छोटे से पोर्शंस होते हैं जो कि अपने आप में क्रिस्टलाइन एक जैसा स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। यानी कि अरेंजमेंट तो प्रॉपर है पर छोटे-छोटे टुकड़ों-टुकड़ों के अंदर होता है। फॉर एन एग्जांपल ग्रेफाइट और डायमंड इसका एग्जांपल है और इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं हमने पहले भी देखा है इनका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। बहुत कम डिस्टेंस के लिए ये रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर को जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भी ये सेम ही तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो ऑन एन एवरेज हर पार्टिकल आपको हर डायरेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा इनके सरफेसेस कैसे होते हैं, तो वो इर्रेगुलर सरफेस होते हैं। इनका कोई हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है वो कम भी होता है और कोई डेफिनेट भी नहीं होता। चेंज होता रह सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का अरेंजमेंट है। उसके अलावा इनको स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। और ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम के साथ में ये अपने आप ही टेम्परेचर के साथ या टाइम के साथ आप देखोगे कि धीरे-धीरे फ्लो होते जाते हैं और एक जगह पे बैठने लगते हैं अंडर द ग्रेविटी। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपको अलग-अलग बुक्स में भी मिल जाएगा, जिसमें कि आप देखोगे कि अगर पुरानी विंडो पेन्स अगर आप देखो, जो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर जो ग्लासेस लगी हुई होती हैं, तो वो नीचे से अब थोड़ी-सी थिक हो चुकी होती है। तो रीज़न बीइंग कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से वो नीचे-नीचे बैठती जाती है। तो इससे ही हमें समझ में आता है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, बल्कि एक अमॉर्फस फॉर्म है। उसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, उसके अलावा मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये 3 तरह के हो सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड। इन तीनों के ही अंदर क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके अलावा जो बॉन्ड या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे? नॉन पोलर के अंदर आपको डिस्पर्जन फोर्सेस मिलेंगे या फिर लंडन फोर्सेस आप कह सकते हो। पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं, पोलर जो सॉलिड्स हैं, उनके अंदर आपको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस मिलेंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आइस को आप ले सकते हो। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट इनका कम ही होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि वीक फोर्सेस हैं, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम है। और एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे। थोड़ा बहुत मिसप्रिंटिंग है, आपको इजीली बुक के अंदर मिल जाएँगे और आई एम श्योर कि आप ये ऑलरेडी जानते भी हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्योंकि आयंस प्रेजेंट हैं, तो आपस में क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्सेस होंगे, 2 डिफरेंट टाइप के आयंस के बीच में, यानी कि केटायंस और एनायंस के बीच में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? इंसुलेटर्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में। बट जैसे-जैसे या तो आप इनको मोल्टन स्टेट में डाल दो या फिर एक्वस सॉल्यूशन इनका बना दो, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप जानते होंगे कि अगर नमक के अंदर आप इलेक्ट्रिक सर्किट लगा देते हो, तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल करंट नहीं फ्लो होगा। पर जैसे ही आप NaCl का सॉल्यूशन बनाते हो, अब अगर आप उसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो और एक बल्ब लगा देते हो, तो अब वो इस टाइम ग्लो हो जाएगा। तो मोल्टन के अंदर या फिर एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ये अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं। फिजिकल नेचर इनका होता है, काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है क्योंकि अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा अगर मेटालिक सॉलिड्स की बात करें, तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके वैसे तो पॉजिटिव आयंस होते हैं और बीच-बीच में आपको कहीं-कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं? तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है क्योंकि सभी के सभी मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक जगह से दूसरी जगह जंप करने की वजह से एक मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो ये कोई भी स्टेट में प्रेजेंट हो, ये हमेशा कंडक्टर्स होते हैं। फिजिकल नेचर बहुत हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप जानते ही हो, जैसे कि आयरन, कॉपर बहुत हार्ड होते हैं ये सभी। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। उसके बाद में लास्ट जो है हमारा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, इसमें एग्जाम्पल आपके कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका जैसे कि क्वार्ट्ज जिसको कहते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएंगे। इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। बॉन्डिंग कैसी होगी? क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड्स हैं इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है? सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में दोनों में कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ये थोड़ा-सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है आपका कार्बन ग्रेफाइट, अदरवाइज़ ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। उसके अलावा फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें, तो ये हार्ड है, मैल्लेबल है, डक्टाइल है। उसके अलावा काफ़ी हार्ड होते हैं, है ना? क्योंकि इसमें क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी बहुत हाई होता है और ये ग्रेफाइट जो है, ये एक एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है, अदरवाइज़ कोई और शो नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं जो कि आई एम श्योर आप पहले भी पढ़ चुके हो। डायमंड का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन के एटम्स का, जबकि ग्रेफाइट के अंदर लेयर्ड अरेंजमेंट होता है और हर एक लेयर के अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स मिलेंगे जो कि 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे कार्बन के साथ जो कि डिफरेंट लेयर में है, उसके साथ वैन डेर वाल्स फोर्सेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा ये सब कुछ तो आप ऑलरेडी कहीं न कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ते आए थे। अब यहाँ से जो हमारी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो थोड़ी बदल जाती है और हायर स्टैंडर्ड की आ जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो किसी भी जो सॉलिड के अंदर सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो हमने देखा, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन में, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये कुछ अरेंजमेंट है जो कि शो
शो कर रखा है, एक छोटा सा पोर्शन शो किया है किसी भी सॉलिड मटेरियल का, जहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो हर एक पॉइंट है ना जहाँ पे कि आपका पार्टिकल प्रेजेंट होता है एक लैटिस के अंदर, उसी को हम उसके लैटिस पॉइंट्स कहते हैं या फिर लेटिस साइट्स कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये फिक्स पोजीशंस है जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे, और जब इन्हीं के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम रिपीट करते रहें 3 डायमेंशंस के अंदर, तो हमें कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट वो यूनिट होती है पूरे स्पेस लैटिस की, जिसको कि बार-बार रिपीट किए जाने पर आपको एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। देन बात आती है कि क्रिस्टल, जितनी भी आपकी क्रिस्टल की साइज बड़ी होगी उतने ही ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। अभी यूनिट सेल्स क्या होते हैं, इन्हीं को हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो इसके डायमेंशन होती है और दूसरा इसका इंक्लिनेशन होता है। डायमेंशन मतलब कि ए बी सी यानी कि एजेस होती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, बी और सी के बीच में कौन सा एंगल है और सी और ए के बीच में कौन सा एंगल है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ए और बी के बीच में गामा एंगल हमेशा होता है, बी और सी के बीच में हम हमेशा अल्फा एंगल को कंसिडर करते हैं, और ए और सी के बीच में हम हमेशा बीटा एंगल को कंसिडर करते हैं। तो यही डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर रखा है, एंड बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस पैरामीटर्स यानी कि डायमेंशंस क्या होगी और इंक्लिनेशन क्या होगी, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स को स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा जो है वो किस तरह से हैं, और ए बी सी यानी कि एजेस जो हैं वो किस तरह की हैं, उनके बेसिस पे हमने इनको इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर या 7 क्रिस्टल लैटिसेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब ये जो मैंने लिखा है CTOR HMT, तो ये 3241121 क्या है, ये बेसिकली जो क्यूबिक है वो भी आपके 3 तरह के अरेंजमेंट शो करता है, उन सबको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के अरेंजमेंट्स इसमें पॉसिबल होते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस ये शो कर सकता है, उसके अलावा जिसको कि हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, उसके अलावा ये एफसीसी को शो कर सकता है और बीसीसी को शो कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्यूबिक सिस्टम। इसी तरह से जो टेट्रागोनल है उनके लिए भी कुछ होता है। तो ये सारी चीजें जो है अब हमने डिस्कस करनी है इसी क्लास में, तो ये सभी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। देन उसके बाद में आते हैं आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। जो भी मैंने आपसे कहा कि इनमें जो ये सभी के सभी जो यूनिट सेल्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ये भी अलग अलग तरह का यूनिट सेल अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। तो 2 तरह के अरेंजमेंट ये शो कर सकते हैं, या तो प्रिमिटिव सिंपल यूनिट या फिर सेंट्रल। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी एक यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो हम इसे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें कि किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे और उसके अलावा कोई और भी पोजिशन पे एडिशनली कहीं पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो वो सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। अब ये भी आपके 3 तरह के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के अलावा फेजेस के सभी फेजेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स होते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि किसी भी बॉडी का सेंटर जो है वो तो एक ही होगा, तो इस वजह से एक ही सेंटर पे, अगर स्पेशली अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो हमें क्यूबिक सिस्टम की ही बात करनी है। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें कॉर्नर्स के अलावा जो एंड के सेंटर्स है वहां पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम देखें तो जो हमारा क्यूबिक यूनिट सिस्टम है उसके अंदर एंड सेंटर्ड सेल का कोई भी हमारे पास में एग्जाम्पल नहीं है, तो इस वजह से अभी हम इसे कंसिडर नहीं करते। हालांकि अगर इन फ्यूचर हमें कोई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का भी कोई एग्जाम्पल मिलता है कि कोई ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो कि क्यूबिक सिस्टम है, स्टिल वो ईसीसी शो करता है, तो उसको आगे आपको बता दिया जाएगा। बट अभी आज तक इस डेट तक अभी तक ऐसा कोई हमारे पास में एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे कि हम क्यूबिक सिस्टम के अंदर एंड सेंटर्ड सेल टाइप के अरेंजमेंट को देखते हो, राइट। देन ये बात आती है फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पोजीशंस। हमें अब इसके पॉइंट के बाद में जितने भी यूनिट सेल्स को डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी आपके क्यूबिक यूनिट सेल्स ही होंगे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स ही होंगे। हालांकि उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो, अगर ये अगेन आपका ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, तो इसके अंदर अगर एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो ये एटम बेसिकली कितने पार्ट्स में या कितना हिस्सा ये अपना देता है किसी एक यूनिट सेल के अंदर, वो अब हमें डिस्कस करना है। तो ये सिर्फ 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वहीं पे अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की कहें तो ये एक फेज है जो कि जिसमें कि 2 के बीच में ये डिवीजन हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हाफ का है। तो अब वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1/8 का है जबकि यहाँ पे हाफ का है।
इसी तरह से अगर हम बॉडी के सेंटर की बात करें तो जो बॉडी का सेंटर है वो तो बिल्कुल सेंटर में ही है और इसका कंट्रीब्यूशन किसी भी दूसरे यूनिट सेल के साथ नहीं है, तो हम कहेंगे कंप्लीट एटम का कंट्रीब्यूशन देता है पार्टिकल अगर वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो बॉडी के। और एम सेंटर जो है उसके अंदर क्या होता है ना कि पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा वो कहीं न कहीं किसी फेस के 2 कोई भी अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से उनका जो ये एक्चुअली एंड सेंटर नहीं है, इसको आप थोड़ा-सा करेक्ट कर लेना, ये एज सेंटर यहाँ पे ये जो बता रखा है, ये एज सेंटर को बता रखा है। तो ये एज सेंटर है, एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 के बराबर होता है। ये एंड सेंटर नहीं है, एंड सेंटर तो फेस पे ही होता है, ये एज सेंटर है। किसी भी एज की अगर आप बीच में पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो 4 यूनिट सेल्स के साथ में जुड़ रहा होगा या उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर। देन अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन द डिफरेंट यूनिट सेल्स, तो इसी के बेसिस पे एक जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा इन टोटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि 8 कॉर्नर्स है और हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 का है, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 एटम के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल यही सिंपल कैलकुलेशन आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी करनी है, तो इस तरह से 4 एटम्स हो जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक एटम का कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स की वजह से हो गया और 3 एटम जितना कंट्रीब्यूशन हर एक उस पार्टिकल की वजह से जो कि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास 6 फेजेस होती हैं, तो 6 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया 3, तो और 3 + 1 हमारा हो गया 4। देन अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हैं और उसके अलावा एडिशनली ये बॉडी के सेंटर पे भी हैं, तो 1 + 1 जितना कंट्रीब्यूशन हो गया यानी कि इक्वल टू 2। अब देन बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी भी रैंडम पार्टिकल को अगर आप क्रिस्टल लैटिस के अंदर चूज करते हो, तो उसके जस्ट नियरिंग मतलब टचिंग नेबर्स उसके कितने होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। अब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो क्लोज पैकिंग जो है ना वो आपकी 3 डायमेंशंस में हो सकती है। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपकी सिर्फ 3 डायमेंशनल ही ज्योमेट्री होगी, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, बट वो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो 3 डायमेंशनल उसका अरेंजमेंट होगा ही, हो सकता है कि थिकनेस भले ही कम हो, बट प्रैक्टिकली क्लोज पैकिंग जो है वो आपकी 3 डायमेंशंस में ही होगी या फिर 2 डायमेंशन भी हो सकती है, बट 1 डायमेंशनल पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली समझने के लिए देखें तो 1 डायमेंशन के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जस्ट एक सिंगल लाइन के अंदर है। उसके अलावा अगर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस में देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरह से है ना, तो अरेंजमेंट कैसा है, एक जैसे एक शीट होती है ना उसके जैसा अरेंजमेंट है ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हो सकता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस में क्या होता है ना कि यही जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसी को हम फर्दर 3rd डायमेंशन में भी एक्सटेंड कर देते हैं, उससे हमें स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और फर्दर वो कौन-कौन से टाइप के होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, तो हमें मिलता है या तो एससीसी या फिर बीसीसी। जबकि अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करते हैं तो हमें एफसीसी मिलता है या फिर एचसीपी मिलता है, जिनके अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात की जाए 2 डायमेंशन के अंदर, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, यानी कि एक तो आपके पास में एक ये लेयर है और एक दूसरी ये लेयर है। तो इस लेयर के अंदर अगर आप देखो तो कोई भी अगर हम रैंडम एटम चूज करते हैं तो उसके चारों तरफ हमें 4 ही नेबरिंग एटम्स मिलते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा तो आपको एक हेक्सागन मिलता हुआ दिखेगा और वहां पे अगर आप किसी भी रैंडम पार्टिकल को चूज करते हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आएगा। तो ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। और इसके अंदर अगर आप देखो तो 2 तरह की लेयर्स हमें मिल रही है, एक तो ये फर्स्ट ए लेयर हो गई और ये बी लेयर हो गई। हम इसको अलग अलग नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ए लेयर और बी लेयर का अरेंजमेंट जो है वो एकदम सेम नहीं है। ये जहाँ पे इसके ये इस तरह से गड्ढा बना हुआ है वहां पे दूसरे का पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम सेकंड लेयर कहेंगे। बट अगर आप किसी भी रैंडम पार्टिकल को चूज करते हो तो उसके आगे जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा वो 6 दिखेगा, क्योंकि नेबरिंग इतने टचिंग एटम्स उसके अराउंड प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल यानी कि जो प्रैक्टिकली जो अरेंजमेंट पॉसिबल होता है उसकी, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम 2 डायमेंशनल वाले ही अरेंजमेंट को फर्दर 3rd डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं तब हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलती है। तो सबसे पहले तो हम जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसी को एक्सटेंड करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, अब आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि हम 3 डायमेंशन में, यानी कि यहाँ पे भी इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ ये वाला अरेंजमेंट देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस डायरेक्शन में भी अगर एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है अगर अरेंजमेंट जो है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी तरह से हो, यानी कि एक के पीछे बिल्कुल लेयर बाय लेयर ही जाते जाएँ। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए टाइप कहेंगे, क्योंकि एग्ज़ैक्टली वैसा ही रिपिटेशन है जैसा कि अर्लियर प्रेज़ेंट था। तो इसके अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टाइप का ही है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी हम कॉर्नर एटम को चूज़ करते हैं, तो उसके अराउंड 6 टचिंग नेबर एटम्स प्रेज़ेंट होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया इसका 6, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो है 68%। अभी के लिए आप इसको इतना ध्यान मत दो, क्योंकि आगे हम जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो आप ये पॉइंट समझ जाओगे। बट ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अरेंजमेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। देन अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट की, अगेन हेक्सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से, तो हेक्सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से दो तरह के आपको अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं, एक तो एफसीसी टाइप का और एक एचसीपी टाइप का। तो मैं आपको डायरेक्ट जो अरेंजमेंट है उसी के ऊपर लेकर चलती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल फ्लोज पैकिंग की, जो कि आपको मैग्नीशियम और जिंक टाइप के एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। अगेन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है और 74% इनकी पैकिंग एफिशिएंसी है। एग्जैक्टली यही चीज हमें एफसीसी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो एचसीपी स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे ए लेयर होगी और बी लेयर होगी। तो ये अगर आप लेयर देखो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने 2D में पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही पैकिंग है, बट उसके ऊपर जहां जहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, उनके ऊपर हमने 3 एटम्स को प्रेजेंट कर दिया, 3 एटम्स को प्लेस कर दिया। अब जो इनका जो पोर्शन है जहां पर कि गड्ढा बना हुआ है, वहां पे अगेन हम ए लेयर को लेकर आ गए, यानी कि हेक्सागोनल पैकिंग को शो कर दिया। तो अगर इस तरह का ए बी टाइप का अरेंजमेंट जो है वो रिपीट होता रहे, तो हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो तो ये कुछ इस तरह का हमें अरेंजमेंट दिखेगा। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो दूसरी लेयर है वो इसी के जो ये जो एटम है इसी को बेसिकली कवर करते हुए 3 एटम्स का अरेंजमेंट शो कर रही है। देन अगेन उसके ऊपर एक हेक्सागोनल पैकिंग, और अगेन उसी एटम के ऊपर 3 एटम्स जो है आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये हो गई हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। जो दूसरे तरह का अरेंजमेंट होता है, वहां पे क्या होता है ना कि फर्स्ट लेयर जो है आपकी वो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, उसके बाद में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको कवर करती हुई सेकंड लेयर होती है, उसके बाद में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्रिएट होता है, तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए थर्ड लेयर आ जाती है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है वो तीनों ही लेयर में अलग अलग हो जाता है, यानी कि ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिले, तो हम उसको एफसीसी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सीसीपी यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल जो है, क्यूबिक यूनिट सेल हम उसको कहेंगे। सीसीपी भी इसका नाम है और एफसीसी भी इसका नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कॉपर और सिल्वर। यहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 ही है और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो ये अरेंजमेंट और डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरह से होगा। ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये कवर करते हुए आपके मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। तो अब ये तो हो गई बातें इनकी। अब आते हैं हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के वॉइड्स होते हैं, हालांकि होते तो ये चार टाइप के वॉइड्स हैं, बट ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड हेक्सागोनल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात की थी, अब समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई भी एक लेयर बनी हुई है जहाँ पे कि 3 एटम्स आपके इस तरह से प्लेस हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप एक एटम को और ऊपर रख देते हो और इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो आपको दिखेगा कि एक वहाँ पे टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ जैसे जैसे मैं कर्सर लेकर आ रही हूँ वैसे आप देखो, ये पार्टिकल आपका इस तरह से है। तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और एक पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह का जो होल क्रिएट होता है, जिसमें कि अगर इसको ज्वाइन किया जाए अलग अलग पार्टिकल्स के साथ में और एक टेट्राहेड्रॉन मिल जाए, तो इस तरह के वॉइड को हम टेट्राहेड्रल होल या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, राइट। इसी तरह से आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है ना वो कुछ इस तरह से हो, यानी कि ये फर्स्ट लेयर है
और जो सेकंड लेयर है वो बिल्कुल इससे अलग हो। तो ये अरेंजमेंट आपका ए बी कहलाएगा और यहाँ पे जो इस तरह का आपका एक होल क्रिएट हो जाता है, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, तो इस उसको हम ऑक्टाहेड्रल होल कह रहे हैं, क्योंकि अगर अगेन आप इनके पार्टिकल्स को सबको आपस में जोड़ोगे तो आपको ये ऑक्टाहेड्रन टाइप का स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा, राइट? तो ये तो हो गए आपके 2 इंपॉर्टेंट टाइप के वॉइड्स या फिर होल्स। बट इसके अलावा भी और भी होते हैं, 2 डायमेंशनल होल्स भी होते हैं, 3 डायमेंशनल जैसे कि क्यूबिक वॉइड भी होता है। बट ज़्यादा हमें बात जो है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ही करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। राइट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है कि अगर मान लो कि आपके पास में कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो ऐसे में अगर टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उसके अंदर पूरे के पूरे, मतलब एक यूनिट सेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन के इक्वल होते हैं, तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी इक्वल टू एन ही होंगे, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपको 2n मिलेंगे, मतलब कि डबल मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं जब आप किसी भी अरेंजमेंट के बेसिस पे एक फॉर्मूला यूनिट निकालने की या फॉर्मूला किसी जो फॉर्मूला होता है ना किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो निकालने की कोशिश करते हो या उसके बारे में कोई और अलग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जानने की कोशिश करते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी पैकिंग एफिशिएंसी की। हमने ऊपर देखा था, कहीं पे मैं आपको 74% कह रही थी, कहीं पे मैं आपको 68% कह रही थी, तो वो बेसिकली क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो काफ़ी क्लोज़ होता है। इन सब्सटेंसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज़ होते हैं बिकॉज़ ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल्स इतने पास होंगे कि इनके बीच में कोई वॉइड स्पेस है ही नहीं। और अभी हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं, कहीं-कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, कहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। यानी कि खाली एम्प्टी स्पेसेस बहुत होते हैं, बजाय इसके कि वहां पे जो पैकिंग है वो काफी क्लोज है। तो बेसिकली किसी भी अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर कितनी अच्छी एफिशिएंटली पैकिंग हुई हुई है, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो जितना ज्यादा वाइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस कम होगा, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स जितने भी हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एक यूनिट सेल के अंदर, और टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का होना कितना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 से कर देते हैं तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाती है। जैसे कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसके 74% है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और हमने ऊपर देखा भी था, जो रैंकिंग की हमने बात की थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो हमने देखा था सबसे ज्यादा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में थे, इक्वल टू 4। इसी तरह से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 2 थे, इसलिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है यहाँ पे भी ठीक ठाक है, 68%। पर अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें जहाँ पे पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो ऐसे में पैकिंग एफिशिएंसी काफी कम होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 52.4%। अब ये किस तरह से आई है? बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको बुक में जरूर देख सकते हो, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है इसके डेरिवेशन में तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से क्लास बना दूंगी जहाँ पे कि हम इनके 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में। उसके बाद में आता है रेडियस रेशियो। क्या होता है? जो रेडियस रेशियो है ये होता है बेसिकली कि जो कार्बोकेटायन है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ कार्बोकेटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, जैसे कि अगर हम NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं तो Na+ का कितना यहाँ पे रेडियस है डिवाइडेड बाय आपके एनायन यानी कि Cl नेगेटिव का कितना रेडियस है, तो उसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो उसी के बेसिस पे हम जो है उनको देखते हैं कि जो हमारा वॉइड है वो ट्राइगोनल टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक या फिर FCC, किस तरह के टाइप का होगा। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि वो वॉइड किस टाइप का है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके बीच में स्पेस कितना है। और अगर हमें स्पेस का पता चल गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह का जो केटायन है वो एक एनायनिक क्रिस्टल लैटिस के बीच में जाके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वहां जाके बैठ सकता है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करती है लोगों को उसके क्रिस्टल सिस्टम को समझने में। जैसे कि अगर जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो 0.155 से कम होती है तो आपका वॉइड लीनियर टाइप का होगा। हालांकि बिल्कुल थियोरेटिकल है, ऐसा प्रैक्टिकली कोई लीनियर वॉइड कुछ भी नहीं होता। ट्राइगोनल वॉइड जो है ये भी आपका 2 डायमेंशंस में होता है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है 0.225 से अगर 0.414 के बीच में स्पेस आता है वॉइड का तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। 0.414 से 0.732 के बीच का आता है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 0.732 से 1 के बीच आता है तो उसको हम क्यूबिक वॉइड कहेंगे। और अगर 1 से भी ऊपर जाता है तो आपका FCC या HCP टाइप का वॉइड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है।
तो यही इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे गिवन है, एक बार आप इसको देख लेना। उसके बाद में आती है बात डेंसिटी की। तो जो डेंसिटी होती है ना यूनिट सेल की, वो डेंसिटी सब्सटेंस के बराबर ही होती है। जब भी हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम उस सॉलिड की यूनिट सेल की ही डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बात बता रही हूँ सॉलिड के केस में। तो यहाँ पे आपको जब आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हो, जो कि मास बाय वॉल्यूम है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी यहाँ पे, तो बेसिकली मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो Z इंटू एम बाय एन ए आ रहा है, ये आपकी मास क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय ए क्यूब, जो कि वॉल्यूम क्वांटिटी है। तो इन सबको जानने के लिए अगर मान लो आपके पास में किसी भी एटम के रेडियस के इंफॉर्मेशन है, बट आपको एज लेंथ नहीं पता, ये एज लेंथ होती है, यानी दो किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एज है उसके लेंथ क्या है, उसी को हम एज लेंथ कहेंगे। तो ये ए रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ को। अगर आपके पास ए की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप रेडियस के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगेन अगर आप इनका एटम्स को अरेंज करोगे यूनिट सेल के अंदर और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, तो इजिली आप ये फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। बट आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो रेडियस और जो आर है और जो डी है, यानी कि जो डायमीटर है, डिस्टेंस है, उसके बेस में उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि जो एक डायमीटर होता है वो कितने के इक्वल होता है, 2 रेडियस के इक्वल होता है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो जो एज लेंथ है यानी कि ए है, वो 2 रेडियस के बराबर होगी। अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, तो अंडर रूट 2a इज इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d होगी। और अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, तो अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d होगा। तो ये तीन आप जो फॉर्मुलाज हैं, ये तीन जो रिलेशन है, आप इनको याद कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करेगा आपको जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। और अगेन इनका जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा समझोगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगी। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमें पता है कि हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक यूनिट सेल है। और जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है एज लेंथ का क्यूब, और एज लेंथ हमारी ए है। तो अगर इन फॉर्मूला से आपको ए की वैल्यू मिल जाती है, तो आपको वॉल्यूम की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें, तो पर एटम 1 एटम जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पर एटम पर यूनिट सेल आपको 4 एटम जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पर यूनिट सेल आपको 2 एटम जितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जेड वैल्यू को देख सकते हो। उसके बाद में ये डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक आता है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अभी तक हमने बात की कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अरेंजमेंट बहुत ही पर्टिकुलर होता है, बहुत ऑर्डर्ड होता है, बहुत रेगुलर होता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। बट इतना कुछ होने के बावजूद कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि अगर कहीं पर भी एक पार्टिकल अपनी पोजिशन से इधर उधर हो जाएगा, तो उसके पीछे या उसके आगे के जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को हम डिफेक्ट्स कहते हैं। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक पार्टिकल जो है वो अपने अरेंजमेंट से डिस्टर्ब हो जाता है या अपने पोजीशन से इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टलाइन सिस्टम का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। लाइन डिफेक्ट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर सिर्फ एक जो रो है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं आपके अगेन तीन तरह के हो सकते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होगा ना, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो आपकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कैटायंस है और नंबर ऑफ एनायंस है वो भी हमेशा बराबर रहेंगे। किसी तरह का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका क्रिस्टल लैटिस न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक काफी अनस्टेबल हो जाएगा और टूटने लगेगा। तो इसलिए स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या कोई भी डिफेक्ट हो, आप हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमेशा मेंटेन रहेगी। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस भी हमेशा इक्वल होंगे, एक ही रेशो में प्रेजेंट होंगे। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, इसलिए हम इनको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कह रहे हैं। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आप देखोगे कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, कोई एक्सटर्नल आयन भी प्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की। ये भी आपको दो तरह के सॉलिड्स में देखने को मिल सकता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर और आयनिक सॉलिड्स के अंदर। नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि अगर
क्रिस्टल लैटिस में एक पोजीशन से अगर आप एक पोर्शन को अगर यहाँ पे कंसीडर करते हो, तो वहाँ से अगर एक कैटायन और एक एनायन दोनों निकल जाएँ, या फिर ये वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जनरली हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे से अगर 2 पार्टिकल्स आपके निकल जाते हैं, तो हम कहेंगे 2 लैटिस साइड्स जो हैं वो वेकेंट हो जाएँगी और इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और ये डेफिनिट सी बात है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा ना कि कोई एक्सटर्नली कहीं और से एक पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाएगा। हालाँकि ये इसकी जगह नहीं थी, बट ये आके बैठ गया। तो इससे होगा क्या कि जो डेंसिटी है आपके लैटिस की वो बढ़ जाएगी। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह के होता है, शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट जो होता है ना, उसके अंदर क्या होगा, ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बट ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक कैटायन और एक एनायन जो है वो अपनी पोज़ीशन से इधर-उधर उठ के जा चुके हैं। एक ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही जाएँगे, एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट जो कैटायन और एनायन का प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि अगर 2 कैटायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर गए हैं, तो 2 एनायन भी बाहर गए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, लेकिन अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयन्स कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इनके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है। अभी किस तरह के क्रिस्टल लैटिसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया, AgBr हो गया। यानी कि उन तरह के सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कैटायन्स और एनायन्स की जो साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट बराबर सी हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर आपके कैटायन जो हैं वो S ब्लॉक्स को बिलॉन्ग करते हों और एनायन आपके पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 को ब्लॉक करते हो। तो आप ये जनरली देखोगे कि इस तरह के जो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको शॉर्टकट इफेक्ट के, वो आपके जैसे केसीएल हो गया, सीएससीएल हो गया, एनएसीएल हो गया। हालाँकि एजीबीआर भी शो करता है, बट ये फ्रैंकल इफेक्ट को भी शो करता है। देन अगर हम बात करें फ्रैंकल इफेक्ट की, तो जो फ्रैंकल इफेक्ट होता है, ये भी नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कैटायन्स और एनायन्स हैं, उनके डिफरेंस, उनके साइजेस में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो ये आपके जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो हैलोजेंस के साथ शो करेंगे। जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, हैलोजन नहीं है ये, बट आपके जनरली जो मेटल आयन है वो आपका कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा जनरली। इसी तरह से एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, तो जो एजीबीआर है ना वो फ्रैंकल इफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकट इफेक्ट भी शो करता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी क्रिएट सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आपके मॉलिक्यूल्स जो है आयंस जाके बैठ जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे कि ये कैटायन है जो कि काफी छोटा होता है कैटायन, तो वो क्या हुआ, अपनी जगह से उठकर किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया। पर ये अपनी पोज़ीशन से उठ के दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठा है, इस वज़ह से यहाँ पे जो डेंसिटी है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो स्टिल सेम है। उसके बाद में बात आती है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये आपके मेटल एक्सेस टाइप के हो सकते हैं और मेटल डेफिशिएंट टाइप के हो सकते हैं। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो भी 2 तरह से हो सकता है, अगर कैटायंस जो है वो ज़्यादा प्रेज़ेंट हो या फिर एनायंस आपके कम प्रेज़ेंट हो। तो मेटल एक्सेस आपको समझ में आ रहा है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपके बेसिकली हो क्या रहा है कि जो नंबर ऑफ कैटायंस है वो नंबर ऑफ एनायंस से ज़्यादा है, राइट? अब आप कहोगे कि अगर नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस से ज़्यादा है तो फिर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन तो कम है, बट उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका एनायनिक वैकेंसी का, NaCl इन Na वेपर्स। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के ऊपर जो सोडियम वेपर्स हैं उनको भेजते हैं, तो होता क्या है कि जो Cl है वो तो आपका Na वेपर्स के साथ में निकल जाता है, पीछे उसका एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये जो है Cl की पोजीशन की जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है, पर अब जो नंबर ऑफ कैटायंस है वो नंबर ऑफ एनायंस से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरह से जो आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, तो इससे होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये तो ईज़िली बहुत हल्का होता है, तो इधर-उधर मूव करता रहेगा। तो एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। इस तरह के सेंटर को हम एफ सेंटर कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको थोड़ा-सा और हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये हाई लेवल यानी कि एक्साइटेशन लेवल पे भी जा सकता है और इस तरह से कलर शो करने लगता है, कलर अपीयर होने लगता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है, जब थोड़े से हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट करते हो तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। तो बेसिकली इसी वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ग्राउंड स्टेट लेवल से हाई स्टेट लेवल पे जाने लगते हैं और कलर प्रोड्यूस करने लगते हैं। उसके अलावा दूसरा केस हो सकता है, अगर मेटल एक्सेस में देखें तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ कैटायंस हैं वही ज़्यादा हो गए हों। पहले केस में हमने देखा कि नंबर ऑफ आयन्स कम, एनायन कम हो रहे थे, जिससे कि नंबर ऑफ कैटायंस ज़्यादा हो गए थे और मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल रहा था। बट दूसरा केस हो सकता है जहाँ पे कि आपके जो नंबर ऑफ कैटायंस हैं वही ज़्यादा हो गए हों। इसका एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का। जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो जो ऑक्सीजन गैस है वो तो गैस की फॉर्म में निकल जाती है और जो जिंक है वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं ऑटोमैटिकली। ठीक है? तो ये हो गया आपका एग्जांपल एक एक्स्ट्रा कैटायन का। दूसरा टाइप
इफेक्ट जो होता है वो है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा कि जो मेटल है यानी कि कैटायन है वो नंबर्स के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पे Fe2+ आयंस ही प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है कि कुछ कुछ Fe3+ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कुछ Fe3+ आयंस जब ये Fe2+ के साथ में एडिशनली प्रेजेंट होंगे तो कुछ साइड्स जो है वो वेकेंट रह जाएंगे, बट चार्ज न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है, राइट? क्योंकि ये 3+ चार्ज है, ये एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज लिए हुए है, तो कुछ जो है ये 2 Fe2+ की पोजीशन को ले सकता है, कहने का मतलब ये है, राइट? तो इस वजह से जो आपके नंबर ऑफ कैटायंस है वो तो कम हो जाएंगे, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी। तो ये हो गए हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। इसके अलावा थर्ड यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है वो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी आपके यही है कि जब आप क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, जैसे कि अगर आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, अगर उसको आप इम्प्योरिटी ऐड कर दो, जैसे कि स्ट्रोंशियम को ऐड कर दो, तो Sr के ऊपर 2+ चार्ज होता है, तो वो 2 Na+ आयंस की जगह को ले सकता है, बट क्योंकि वो एक फॉरेन मटेरियल है, एक फॉरेन आयन है, इस वजह से हम उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ये आपको इजीली एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल को NaCl और स्ट्रोंशियम। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज भी शो करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम उनको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। अगर जो कंडक्टिविटी है वो 10⁴ या 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में हो, यानी बहुत हाई कंडक्टिविटी हो, तो हम उनको कंडक्टर्स कहेंगे। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, और सेमीकंडक्टर्स जो है उनके बीच में मॉडरेट होती है। तो सेमीकंडक्टर्स भी आपके फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो हालांकि आप देख रहे हो कि रेंज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बहुत कम है, बट स्टिल कुछ तो शो कर ही रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपकी ठीक ठाक कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, बट इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें या इनके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, तो हम इनकी कंडक्टिविटी को बहुत फोर्स ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। उसके अलावा बैंड थ्योरी क्या कहती है? बैंड थ्योरी कहती है कि जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं, यानी कि वो बैंड जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो, और जो हम कहेंगे दूसरा जो बैंड है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना डिफरेंस है, उसके बेसिस पे भी आप इनको कंडक्टर्स, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कह सकते हो। अगर कंडक्शन बैंड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर उठकर किसी तरह से कंडक्शन बैंड में आ जाता है, तो वो कंडक्टिंग नेचर का हो जाता है, क्योंकि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ये गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कम होगा, उतना ही बेटर आपका कंडक्टर वो बनता जाएगा, राइट? तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि जो कंडक्टर्स है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टिंग होते हैं, यानी कि बहुत इजीली वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, कोई गैप ही नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे कंडक्टर्स के केस में ओवरलैपिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऊपर जंप करना बहुत आसान होता है। और जैसे ही वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और अब कंडक्शन बहुत आसान हो जाता है। जबकि अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, तो ये जो गैप है, जिसको कि हम फॉरबिडन जोन गैप या एनर्जी गैप कहते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। तो अपने आप से रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है उसको यूज करके वो जंप नहीं कर पाते, इस वजह से वो कंडक्टिंग नहीं होते। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये जो गैप है कंपैरेटिवली कम होता है, तो कभी कभी तो वो जंप कर जाते हैं, पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते, इस वजह से इतने अच्छे कंडक्टिंग नहीं होते। बट हम इनको एक अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं अगर हम इनका टेम्परेचर राइज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है जंप करने के लिए। तो इस तरह से वो एक अच्छे कंडक्टर बन सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है बाय डोपिंग, यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, कुछ एक्स्ट्रा हम इनमें इम्प्योरिटी, सुटेबल इम्प्योरिटी डाल दें, तो भी हम इनको अच्छे कंडक्टिंग बना सकते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो वो होते हैं जो कि अपने आप से ही कंडक्टिविटी शो करते हैं, हालांकि वो बहुत कम होती है, फॉर एन एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें कि हम डोपिंग कर देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसी में आप दो तरह के कंडक्टर्स देखते हो, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर आप देखते हो, ये देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें कि आप देखते हो कि जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर अगर आप एक हायर हायर बैंड, हायर आप कहोगे कि जो वैलेंसी का अगर कोई एटम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हो, डोप कर देते हो, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं जिसमें कि सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं, और अगर हम उनको डोप कर दें किसी भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के साथ में, तो आपको एक एन टाइप
टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिलेगा और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन जनरेट होगा। बल्कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर लेट्स से कि अगेन हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर हम उसको किसी ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ में इम्प्योर कर देते हैं, डोप कर देते हैं, तो ऐसे में क्योंकि ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो तो 3 ही होती है, तो जो सिलिकॉन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो बेसिकली क्या करेगा, एक वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, ये बुक के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा होल यहाँ पे क्रिएट होगा सिलिकॉन की वजह से, तो वो ही आप पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा और इस तरह से कंडक्शन होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की वजह से कंडक्शन होता है, और इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। डायोड्स आपके क्या होते हैं, इनको हम रेक्टिफायर बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को अगर आपस में जोड़ दें तो आपको डायोड मिलता है। ट्रांजिस्टर्स क्या होता है कि जब आप कोई एक ही तरह का कोई आपका बेसिकली सेमीकंडक्टर है जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसकी दो लेयर्स के बीच में अगर आप कोई अलग तरह का सेमीकंडक्टर लेयर डाल दो, जैसे कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा भी एन टाइप है, इन दोनों के बीच में अगर हम किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर को डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, यानी कि एक सैंडविच टाइप की लेयर फॉर्म हो जाती है सेमीकंडक्टर्स की। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जो रेडियो या ऑडियो सिग्नल्स होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। 12-16 कंपाउंड्स आपके होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था डोपिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रुप 12 और ग्रुप 16 की जो कंपाउंड्स हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज वैलेंसी है वो आपको 4 के बराबर मिल जाती है। तो इसके एग्जांपल हो गए, आप ये देखोगे कि इनमें से एक जो है वो ग्रुप 12 का और दूसरा जो है ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो ये सभी आपके 12-16 कंपाउंड के एग्जांपल हो गए। 13-15 कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम। अगर आप कंबाइन कर दो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका INSB हो गया, ALP हो गए, इनमें एक एलिमेंट आपका ग्रुप 13 से आ रहा है जबकि दूसरा ग्रुप 15 से आ रहा है। इनको अगर आप आपस में मर्ज कर दोगे तो 13-15 कंपाउंड्स मिल जाएंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एग्जैक्टली उसी तरह से ये भी कंडक्टिविटी शो करने लगेंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होल। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं और कुछ होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो बेसिकली आइडिया क्या है उनके मैग्नेटिज्म को शो करने के पीछे, तो वो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को डालते हैं तब। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के डायरेक्शंस को लेते हैं उसके बेसिस में अलग अलग तरह के हमारे मैग्नेटिज्म हो सकते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों ये सब डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ इज अ माइक्रो मैग्नेट, ये अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी है और वो ऑर्बिटल मोशन भी शो कर रही है और स्पिन मोशन भी शो कर रही है। और फिजिक्स में ये लॉ हम पढ़कर आ चुके हैं, हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर मोशन शो करती है तो ऐसे में वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करेगी, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करेगी। अब इसी तरह के अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी सॉलिड मटेरियल में ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे तो वो एक तरह के प्रॉपर डायरेक्शन ले लेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में, यानी सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे इसके बेसिस पे हम अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नाम दे सकते हैं सब्सटेंसेस के। यानी कि आपका कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक हो सकता है। अब इनका मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपने आप को उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे होंगे। फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन आ जाएगा, कॉपर 2+ या फिर Fe3+। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद में अपने आप को रिपेल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो है इसमें एग्जांपल आपका आयरन, निकल या फिर कैडमियम हो जाएगा। और इन्हीं को फर्दर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं जब जिनका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए तो भी इनके अंदर कई बार परमानेंट मैग्नेटिज्म आ चुका होता है, तो ये आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ना, वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल डाइपोल मोमेंट है वो आपका जीरो के इक्वल आता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी भी तरह का अट्रैक्शन शो नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल आपका आ गया मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे भी पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, बट ये अनइक्वल नंबर्स में होते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होते, और फाइनली आपको कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है, जैसे कि Fe3O4 या फिर मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड जो है ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सब हो गए आपके अलग अलग तरह के सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि कुछ मैग्नेटिज्म शो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर इन सबको ही हम ऑर्डर में जमा करें तो हम देखेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जिनसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हो, वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेंगे, देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देन फेरीमैग्नेटिक, उसके बाद में एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फाइनली आपके आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये कुछ आपके पास में मैग्नेटिज्म का ऑर्डर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, और सॉलिड सब्सटेंसेस को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर किसी भी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन किसी एक टॉपिक में या पूरे ही चैप्टर में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स दूंगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के रिविजन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।